नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के अंतर्गत मध्यकाल को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम आदिकाल तक को पढ़ चुके थे। तो आज शुरू करेंगे मध्यकाल। चलिए शुरू करते हैं। 16वीं शती में भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। देश का शासन तुर्की राजाओं के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गया। मुगल शासक हिंदुओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखते थे, फलतः देश में कुछ शांति स्थापित हुई। अतः इस युग में साहित्यिक रचनाएं खूब हुई। यह काल हिंदी के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ब्रज तथा अवधि दोनों के साहित्यिक रूपों का विकास आरंभ हुआ। अवधि में जायसी के पद्मावत, तुलसी के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों की रचना हुई। इसके अतिरिक्त सूरनंद दास, बिहारी, केशवदास, देव आदि ने ब्रज भाषा में साहित्य, बहुविध काव्य, वार्ता, नाट्य आदि का सृजन किया। 17वीं शताब्दी में अधिकतर हिंदी साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। ब्रज भाषा इस काल की पूरे देश की साहित्यिक भाषा रही। उसके अपने प्रभाव क्षेत्र का इतना विस्तार किया कि बंगाल के भक्त कवियों ने अपनी बंगला को भी ब्रजबुलि नाम दे दिया। सूफी कवियों ने अवधी भाषा को अपने साहित्य का माध्यम बनाया। इस काल में खड़ी बोली का विकास शुरू हुआ, किंतु इसका प्रयोग कवियों की रचनाओं में यत्र तत्र ही मिलता है। इस काल में हिंदी का शब्द भंडार बहुत बढ़ा। फारसी, अरबी आदि भाषाओं के मिश्रण से हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप प्राप्त हुआ। आचार्य भिखारी दास का यह कथन इस दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्योपय, अति प्रकट जु होई। उपर्युक्त पंक्तियाँ जो अभी मैंने पढ़ी हैं, ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न आगे हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित हमने सबसे पहले पढ़ा आदिकाल, फिर मध्यकाल। अब हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1800 से वर्तमान अर्थात आज तक। हिंदी का आधुनिक काल अंग्रेजी शासन की स्थापना से प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य के लिए कोई प्रयत्न शुरू हुए। गद्य के विकास में मुद्रण कला ने विशेष योगदान दिया। अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप भी जन भाषा से काफ़ी अलग हो गया। अंग्रेजी शासकों ने सरकारी कर्मचारियों के दैनिक व्यवहार के लिए खड़ी बोली को ही स्वीकृत किया और इसे हिंदुस्तानी नाम दिया। फल यह हुआ कि खड़ी बोली का चतुर्मुखी विकास हुआ। जनजीवन के भावों के आदान प्रदान के लिए खड़ी बोली एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकृत हो गई। आधुनिक काल में काव्य रचना के रूप में खड़ी बोली को अपना लिया गया। संस्कृत की तत्सम शब्दावली से इसने अपने साहित्यिक रूप का श्रृंगार किया। साथ ही खड़ी बोली की नई शैली का ब्रज का भाषा एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से विकास हुआ। इसी समय हिंदी, अंग्रेजी तथा कई देसी विदेशी भाषाओं के संपर्क में आई। खड़ी बोली में साहित्य रचना करने वाले प्रारंभिक साहित्यकारों में लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां तथा सदा सुखलाल नियाज का नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना ये सब चीज़ें। भारतेंदु मंडल के लेखों में विशेषकर स्वयं भारतेंदु जी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि ने इसे परिमार्जित और विकसित किया। द्विवेदी युग के आते आते खड़ी बोली ही साहित्य की एक आम भाषा रह गई। तब से लेकर आज तक खड़ी बोली का परिष्कार तथा परिमार्जन हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रभृति लेखकों तथा कवियों ने आधुनिक काल में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया है। आगे हम पढ़ते हैं ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी बोलियों का परिचय। शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रज भाषा के विषय में। ब्रज भाषा शताब्दियों तक हिंदी की साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वमान्य रही। भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों, रीतिकाल के सभी कवियों तथा आधुनिक काल में भारतेंदु, कविरत्न रत्नाकर, वियोगी हरि, अनूप शर्मा, स्नेही रसाल, जगदीश गुप्त, विराट सोम, गजेंद्र नाथ जैसे कवियों ने ब्रज भाषा में उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों की रचना की। ब्रज भाषा का महत्व तो इससे भी पता चलता है कि ब्रज प्रदेश के बाहर बंगाल, गुजरात, केरल, असम, महाराष्ट्र तक के कवियों ने इसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। वहाँ के साहित्य पर ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के शब्दों में बंगाल में ब्रजबुलि नाम से उसका एक अलग रूप चल पड़ा, जो कृत्रिम होने पर भी उसका महत्व बतलाता है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति एवं क्षेत्र। ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हुई है। प्राचीन काल में शौरसेनी प्राकृत मध्य देश की भाषा थी। गंगा और सरस्वती नदियों के मध्य में स्थित भूखंड का नाम विद्वानों ने मध्य देश रखा है। इस भाग में कई जनपद थे। प्राचीन काल में शूरसेन जनपद का एक भाग ब्रज अर्थात गोचर भूमि के नाम से विख्यात था। इस कारण सूरसेन जनपद का दूसरा नाम ब्रजमंडल पड़ा। शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न सभी बोलियों में ब्रज भाषा उसकी मुख्य उत्तराधिकारिणी है। ग्रेयर्सन के अनुसार आधुनिक ब्रज शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है, जिसके नाम पर इसकी भाषा का ब्रज भाषा नामकरण किया गया। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने हेमचंद्र के व्याकरण के दोहों को अपभ्रंश माना है। वे लिखते हैं, ब्रज की बोली बहुत महत्वपूर्ण है और वह शौरसेनी भाषा की सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करती है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत अपभ्रंश कविता शौरसेनी अपभ्रंश में है, जो पश्चिमी हिंदी अर्थात ब्रज भाषा की पूर्व पीठिका के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, या तो आप 2-4 बार इस वीडियो को सुने और नोट कर लें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जब आप नोट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको बहुत कुछ याद हो गया है और एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प होगी।